तो आज हम बात करते हैं सार्क की। सार्क यानी दक्षेस या सार्क, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। तो ये सार्क है आपका, एस फॉर साउथ, ए फॉर एशियन, दूसरा ए फॉर एसोसिएशन, आर फॉर रीजनल और सी फॉर कॉरपोरेशन। अगर हम दक्षेस की बात करें तो दक्षेस की फुल फॉर्म द फॉर दक्षिण और दक्षिण एशियाई हो गया, छा फॉर क्षेत्रीय हो गया और सा फॉर सहयोग और दूसरे सा फॉर संगठन। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन बोले या सार्क बोले। तो अब ये है क्या, इसका गठन कब हुआ, इसके इतिहास के बारे में हम जानेंगे, इसके चार्टर के बारे में जानेंगे और इसकी आज के समय में क्या उपयोगिता है इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले सार्क के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये गठन इसका कब हुआ और क्यों हुआ। तो जनरली दक्षिण एशिया के जो देश है, जिसमें भारत भी आता है, एशिया के दक्षिण साइड के जो देश हैं उसमें भारत और भारत के पड़ोसी देश सभी दक्षिण एशिया के देश कहलाते हैं। और सेंट्रल एशिया में आपके जो देश थे वो आसियान में आपने पीछे जाना। तो ये जो सार्क है इसका गठन 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुआ। अब ढाका बांग्लादेश में क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जिया उर रहमान साहब, उन्हीं की पेशकश पर इस सार्क का इतिहास चला, तो इसलिए बांग्लादेश में इसकी स्थापना की गई। अब वो हमारा आगे का विषय है, जब हम इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे, पृष्ठभूमि या आप इतिहास कहिए, जब जानेंगे तो हम समझेंगे कि आखिर इसका ढाका में ही क्यों इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए और सार्क की स्थापना यहाँ पर हुई। बहरहाल हम अभी बात करते हैं सार्क के बारे में। तो सार्क जो है 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुई या गठन हुआ। 7 देशों का समूह था। ये 7 देशों ने एक सार्क चार्टर बनाया। ये जो सार्क चार्टर है इसमें 10 धाराएं हैं। उन्हीं धाराओं पर सभी देशों ने सहमति जताई और हस्ताक्षर करे। 2005 में अफगानिस्तान इसमें शामिल हो गया। जब सार्क का 13वां सम्मेलन किया गया तो 2005 में अफगानिस्तान इसमें शामिल हो गया। तो अब अगर सार्क की बात करें तो सार्क में 8 सदस्य देश हैं और 9 पर्यवेक्षक हैं। पर्यवेक्षक के बारे में भी हम बाद में जानेंगे। पर्यवेक्षक क्या होते हैं? पर्यवेक्षक वो हैं जो इनके कामकाज को देखते हैं और फिर उसके बाद इनके सदस्य बनने की इच्छा जाहिर करते हैं और एक प्रोसीजर फॉलो करके इसके सदस्य बन जाते हैं। अब पर्यवेक्षक की अगर आप बात करें तो 9 पर्यवेक्षक में सबसे बड़े तो यूरोपीय यूनियन है, जो आपने पीछे जाना कि कितना ताकतवर है, उसने आज की इकोनॉमी में कितना प्रभाव डाला है। दूसरा चीन भी है इसमें पर्यवेक्षक में। अगर हम चीन और यूरोपीय यूनियन की बात करें, उसके बाद यूएसए भी है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसका पर्यवेक्षक है। फिर रिपब्लिक कोरिया भी इसका पर्यवेक्षक है, मॉरिशस भी है, म्यांमार है और आपका ईरान भी है और जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे 9 पर्यवेक्षक हैं। हम बाद में बात करते हैं उनके। सार्क के अगर मुख्यालय की बात करें, यानी इसका जो सचिव है 2 साल के लिए चुना जाता है और कब सदस्य देशों के बीच में से ही चुना जाता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार इसका सचिव चुना जाता है, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। 2 साल का कार्यकाल होता है। अगर सदस्य देशों के नाम की बात करें तो सदस्य देशों में आपका भारत है, अफगानिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। तो ये टोटल 8 इसके सार्क के सदस्य हैं और 9 पर्यवेक्षक हैं। 9 पर्यवेक्षक में आप देखेंगे तो इसमें 9 पर्यवेक्षक में आपका चाइना हो गया, चीन हो गया, आपका यूएसए हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, ईयू हो गया आपका, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद आपका जापान हो गया, मॉरिशस हो गया आपका, उसके बाद आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया ये हो गया। उसके बाद आपका लास्ट में आपका 9 पर्यवेक्षक हैं। तो आपका चाइना, यूएसए, ईयू और ऑस्ट्रेलिया, जापान, मॉरिशस और उसके बाद आपका ईरान बचा हुआ है और म्यांमार हो गया। आपका ईरान है और म्यांमार इसके पर्यवेक्षक हैं।
पर्यवेक्षक देश हैं जिन्होंने हर वर्ष ये सम्मेलन में भाग लेते हैं और इसके कार्यकाल को देखते हैं। तो ये सार्क की स्थापना है, सार्क में कितने देश है ये है। हम इसके आगे बढ़ते हैं कि सार्क की आखिर स्थापना क्यों हुई, इसकी पृष्ठभूमि में जानते हैं। तो पृष्ठभूमि सबकी एक ही रही है, अगर आप ज़्यादातर देखेंगे तो सबकी पृष्ठभूमि का एक ही कारण था, क्योंकि कोल्ड वार चल रहा था और कोल्ड वार के डर से सभी दुनिया आतंकित थी कि हमें या तो रशिया के फेवर में जाना पड़ेगा या संयुक्त राज्य अमेरिका के फेवर में। तो सभी जो देश थे, जो नए देश थे या विकासशील देश थे या जिसको तीसरी दुनिया के देश कह सकते हैं, इन्होंने अपने अपने संगठन बनाना स्टार्ट करे ताकि इन्हें किसी के गुट में ना जाना पड़े और इनकी आर्थिक, राजनीतिक और जो सामाजिक स्थिति पिछड़ी हुई है उसको ठीक किया जा सके। तो इसके इतिहास के बारे में हम बात करते हैं। सार्क की अगर हम पृष्ठभूमि या फिर इसके इतिहास की बात करें तो सार्क का इतिहास 1970 के दशक में आरंभ होता है, जब बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान साहब ने दक्षिण एशियाई देशों में एक व्यापार गुट के सृजन की प्रस्तावना रखी कि भाई दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं वो आपस में व्यापार करें, वो आपस में व्यापार करेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, उनकी राजनीतिक स्थिति में भी सुधार होगा और उनका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी होगा। तो 1970 में ये प्रस्ताव रखा गया कि क्यों ना हम दक्षिण एशिया के देश सारे मिल करके एक व्यापार गुट बनाए और इस व्यापार गुट में क्या हो, फ्री ट्रेड हो, यानी बॉर्डर पर कोई भी आपको कस्टम ड्यूटी या किसी भी तरह की चार्ज ना लगे। तो इससे क्या होगा, आपका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। अब इस बात पर जो प्रस्ताव रखा गया 1980 के दशक में, जो 1980 के दशक में ये शासनाध्यक्ष मिले और उन्होंने इस विचार पर और आगे मंथन किया कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। अब 1981 में इसी को और आगे बढ़ाते हुए 1981 में सात देशों ने अपने अपने सचिव श्रीलंका भेजे, कोलंबो में पहली बार ये मिले यहाँ पर, और इन्होंने इस पूरे प्रस्ताव को देखा। यहाँ पर चार्टर का निर्माण हुआ, क्या क्या एक दूसरे देशों में सहयोग की बातें होंगी, क्या क्या उस चार्टर में लिखा जाएगा, मुख्यालय कहाँ होगा, वित्तीय संस्था कहाँ पर होगी, और उसमें समिति बनेगी तो वो क्या होगी, उसमें मंत्री परिषद बनेगी तो वो कैसे होगा, सचिव बनेगा तो वो कैसा होगा। तो इन सभी बातों पर डिस्कशन हुआ इन सचिवों का और एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और उस ड्राफ्ट पर सार्क के सारे शासनाध्यक्ष या राष्ट्र अध्यक्ष आप बोल सकते हैं 1985 में बांग्लादेश में इकट्ठे हुए, उन्होंने सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करे। अगर हम सार्क चार्टर की बात करें तो सार्क चार्टर में 10 धाराएं हैं, जिसको आप 10 अनुच्छेद भी कह सकते हैं। इन सभी 10 धाराओं या 10 अनुच्छेद में सार्क के पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसके मुख्यालय के बारे में, उसके सदस्य के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में, उसके सचिव के बारे में, उसके मंत्री परिषद के बारे में, उसके सचिव का कार्यकाल के बारे में, उसमें शासनाध्यक्षों की समिति के बारे में, और उसके बाद उसमें वित्तीय पोषण संस्था बनेगी उसके बारे में, व्यापार गुट के बारे में। तो ऐसे सारे सार्क के चार्टर पर सारी बातें कही गई हैं। तो हम देखते हैं एक बार सार्क के चार्टर में कि आखिर कौन कौन सी बातें हैं और उनका क्या क्या सार्क में प्रभाव पड़ा और सार्क की आज की प्रासंगिकता क्या है।